हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, सीजी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा मैथ्स का ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। 6 नवंबर 2020 को ये एग्ज़ाम आयोजित हुआ था और इस प्रश्न पत्र का पर्याप्त भली भांति सभी प्रश्नों का अवलोकन करते हुए वीडियोस बनाए गए हैं। तो वे वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके सभी प्रश्नों के सॉल्यूशंस की वीडियो सीरीज शुरू हो चुकी है, तो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशंस देख लिए हैं और वे सारे वीडियोस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, सीरियल वाइज आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और हर एक वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो ज़रूर ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से हर एक टॉपिक, हर एक सवाल को समझाया गया दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को सबसे पहले मिले। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। तो चलिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का हल है और ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, ये इक्वेशन किस प्रकार का है? क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमको कांस्टेंट के रूप में नहीं दिख रहे हैं। तो ये क्या है? तो ये वास्तव में डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में ये आपको दिखाई दे रहा है। मतलब ये भले इसके कोफिशिएंट कांस्टेंट तो नहीं है, परंतु इनको कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में परिवर्तित किया जा सकता है और तब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये जो टॉपिक है, ये जो सवाल है आपको, वो मिलेगा आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, अभी सेमेस्टर वाइज हो गया है तो आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर में ये आपको मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो रैखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, तो उस चैप्टर का ये सवाल है जिसमें ये बाद वाला टॉपिक है। मतलब पहले अपन ने कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े, फिर ये ऐसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके कोफिशिएंट कांस्टेंट ना हो यानी अचर ना हो। ठीक है, तो ये लीनियर तो है परंतु कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले में पहले बदलेंगे, तत्पश्चात इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए, अब बिना देर के हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा क्वेश्चन। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हमें यहाँ पर मानना होता है x बराबर e की घात z। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मानना होता है? x बराबर e की घात z मानना होता है। और तब आप ये देखेंगे कि देखिए, हम लोग पहले जो ऑपरेटर यूज़ करते थे, यानी कि जब हम लोग कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग डी बाई डी एक्स को हम लोग ऑपरेटर डी कहते थे। ठीक वैसे ही डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग डी स्क्वायर कहते थे, है कि नहीं? ये कहते हैं अपन। परंतु यहाँ पर तो डी बाई डी एक्स के साथ सामने में एक्स भी है, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ सामने में एक्स स्क्वायर भी है, तो इनका विस्तार से निपटारा करने का एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक विस्तार से डिटेल में पढ़ना है तो आप हमें बताइएगा, मैं आपको इस पूरे चैप्टर की सभी वीडियोस की वीडियो सीरीज एक साथ आपको शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कांटेक्ट करके आप सीधा मैसेज में इसको पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा इसका सीरीज भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि जब अपन ना, अब जब ये वाला रूपांतरण अपन कर दिए हैं, ठीक है, तो आगे चल करके जब अपन इसको सॉल्व करते हैं ना, तो वास्तव में आप देखेंगे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर डी टू एक्स स्क्वायर, ये पूरा का पूरा जो रहता है ना, ये आपका हो जाता है डी डैश माइनस वन। अब ये डी डैश क्या है? तो जहाँ डी डैश जो है डी बाई डी जेड है दोस्तों, और एक्स टी बाई डी एक्स हो जाता है आपका डी डैश। मतलब देखो, सिंगल सिंगल वाला डी डैश, अब ये टू टू घात वाला है तो डी डैश माइनस वन, और थ्री थ्री घात वाला होता मतलब कुछ ऐसा होता। यहाँ पे तो उसका आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर ये वाला मान लो टर्म होता
तो वो होता डी डैश माइनस वन डी डैश माइनस टू, ऐसे होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ कैसे आए, ये पूरा रूपांतरण का एक प्रोसेस है, उसकी हमको यहाँ आवश्यकता नहीं है करके हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, और देख लो डी डैश कौन है, डी बाई डी जेड है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ों को अपन रखते हैं। तो इसके जगह पे मैं क्या रखूँगा, इसके जगह पे आप देख सकते हैं, इसके जगह पे मैं रखूँगा डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन, यहाँ पे रखूँगा मैं डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन, ये देखिए मैंने रख दिया, माइनस एक्स टी बाई डी एक्स की जगह मैं डी डैश रखूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर माइनस थ्री है और ये है ना, सब में से वाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन बोलने का अर्थ ये नहीं है दोस्तों कि ये सब गुणे में था तो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में ये जो डी डैश है वो एक ऑपरेटर का काम कर रही है। यहाँ पे एक ऑपरेटर है, अवकल संकारक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो y को कॉमन लेने का अर्थ ये नहीं कि अब यहाँ पे बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा, ऐसे नहीं सोचना है अपने को। वास्तव में ये सारी चीज़ें इस पर ऑपरेट हुई हैं, वास्तव में ये पूरा का पूरा इस पर एक ऑपरेटर का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को हमेशा ध्यान रहना चाहिए। और अब देखते हैं बराबर के उस पर क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो भैया x को तो आपने e की घात z माना है, तो एक्स स्क्वायर मतलब e की घात टू जेड। और आप देख सकते हैं यहाँ से अपन दोनों लॉग लेंगे तो लॉग x का मान अपने को z मिलेगा। ठीक है, z इक्वल लॉग x यहाँ से अपने पास आएगा। तो यहाँ पर जो लॉग x आपको दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर मैं रखूँगा z। ठीक, इस तरह से ये सिंप्लीफाई होगा दोस्तों। कहीं पर भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। अगर आपके मन में ये डाउट है कि सर ये कैसे है, ये कैसे है, तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ आप इसका पूरे वीडियो सीरीज जो है इस चैप्टर की जरूर देखिएगा। ठीक है, जैसे आप उदाहरण के तौर पे, चलो मैं आपको एक सैंपल के रूप में दिखा देता हूँ कि ये कैसे है। देखो एक्चुअली क्या है कि भैया हमारा जो डी ऑपरेटर है वो क्या रहता है, डी बाई डी एक्स वाला रहता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे अब देखो डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है। अब ये सबको अपने को जेड के रूप में अपने को ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है, बिकॉज हमने यहाँ पे नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा है जेड नाम का। तो देखो किस तरह से सारी चीज़ें बदलेंगी। चलिए मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बतलाने का प्रयास करता हूँ। देखो आपने यहाँ पे x बराबर e की घात z माना है, दोनों लॉग लेने से आपको क्या मिला है, z बराबर log x मिला है। ठीक है, चलिए अब dy बाई डी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं कि चेन रूल से dy बाई डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, जिसको आप सरल शब्दों में ऐसा समझिए कि डी जेड का गुणा भाग किया तो डी जेड करके dy बाई डी एक्स अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे dy बाई डी जेड है और ये डी जेड बाई डी एक्स क्या है भैया। तो ये यहाँ से आप जब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो z का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स और log x का वन बाई एक्स, यानी डी जेड बाई डी एक्स का मान आएगा वन बाई एक्स और ये डी वाई बाई डी जेड, और ये वन बाई एक्स उधर जाएगा तो क्या होगा बताइए। तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर आप डी वाई बाई डी जेड लिख सकते हैं ना। तो बस वही हुआ है, देखो ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स आपको दिख रहा है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो उसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, डी वाई बाई डी जेड। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से इसका मान भी निकाला गया है। ठीक, और उसी को वहाँ पर रिप्लेस किया गया है। तो यहाँ पे हमने जो डी बाई डी जेड दिख रहा है ना, अब देखो अगर मैं वाई को छोड़ के बाकी चीज़ों की तुलना करूँ तो ये देखो ये एक्स, ठीक है, ये एक्स डी बाई डी एक्स और उधर क्या हो जाएगा डी बाई डी जेड। तो यही हमारा डी है और इसी को मैं कह रहा हूँ डी डैश। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो एक्स डी बाई डी एक्स बराबर डी डैश, जहाँ डी डैश कौन है, डी बाई डी जेड है, ये देख लीजिए। तो ये जैसे मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए दिखाया, ऐसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी दोस्तों। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कहीं पर भी डाउट हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप बेझिझक जरूर पूछिएगा दोस्तों। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आप इसको थोड़ा सा सरलीकृत कर लीजिए तो डी डैश टी डैश टी डैश का स्क्वायर माइनस टी डैश माइनस टू टी डैश माइनस तीन वाई बराबर जेड की घात टू जेड। यहाँ पे हम निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी सहायक समीकरण। ठीक है, जिसके लिए हमको डी डैश के स्थान पर एम रखना पड़ता है। तो एम स्क्वायर माइनस टू एम माइनस थ्री बराबर जीरो। आप सॉल्व कर लो इसको, एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस एम, है ना, ऐसे ही टूटेगा। गुणा करने पर माइनस तीन आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर माइनस टू आना चाहिए, एम कॉमन निकलेगा, एम माइनस थ्री प्लस वन कॉमन निकलेगा, एम माइनस थ्री बराबर जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कुछ कठिन है ही नहीं।
m-3m+1 बराबर 0। तो m का मान निकलेगा 3-1। तो यहाँ से अब आप निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे बनेगा दोस्तों, c1 e की घात में पहला रूट 3 साथ में आएगा z, ठीक है, प्लस c2 e की घात में दूसरा रूट लिखेंगे, साथ में आएगा z। ठीक है, ये सब कैसे आया, ये सब जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना शुरू से कि कैसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप हालांकि आप जानते होंगे क्योंकि आपने ये सब बीएससी में पढ़ा होगा दोस्तों, परंतु फिर भी ये बताना मेरा कर्तव्य है कि यदि आपको इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ लग रही हो जिसके बारे में आप भूल चुके हैं या आपको ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है या डाउटफुल लग रहा है, तो बेझिझक निसंकोच बिंदास होकर के आप तुरंत हमें बताइए, हम आपको इस चैप्टर की वीडियो सीरीज सेंड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, तो उसका भी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल चुका है। अभी फ़िलहाल इसको आप यहीं रहने दीजिए, चाहो तो आप इसका रिप्लेसमेंट कर सकते हो। अब जैसे भैया ये c1 e की घात 3z हो गया और प्लस c2 e की घात -z आपको मिला हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं, तो यहाँ पे आप मान को रख सकते हो, जैसे कि e की घात z बराबर क्या है, e की घात z आपने x को माना है, तो e की घात 3z मतलब हो जाएगा x3, तो c1x3 प्लस c2, ठीक है, c2 e की घात -z यानी 1/x। वास्तव में आप देखेंगे, देखो एक कांस्टेंट के साथ x3 मिल रहा है और एक कांस्टेंट के साथ 1/x मिल रहा है, मतलब आपको मेन ध्यान इनमें देना है। तो आप देख लो 1/x और x3 कहाँ दिख रहा है, आप देख लो 1 ऑप्शन में देखो, यहीं पे ऑप्शन आ सकता है, हालांकि हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे लेकिन आप देखेंगे ऑप्शन यहीं पे अपने को मिल सकता है। x3 और 1/x कहाँ मिल रहा है, देखो पहले ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं ये x3 और 1/x को इसने क्या लिखा है, x की घात -1 लिखा है, और ये मायने नहीं रखता कि कौन किस कांस्टेंट के साथ है। भाई ये रूट है 3-1, मैं इसमें -1 को पहले लिख लिया होता और 3 को बाद में लिख लिया होता तो क्या फर्क पड़ता, और पहले -1 को लिखा होता तो e की घात -z में पहले लिखता और e की घात 3z में बाद में लिखता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आ गया है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, पहले से देख लिए अपन ने, क्योंकि और किसी ऑप्शन में x3 तो दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर भी ये कैसे आया, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का हिस्सा है, मतलब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाले अपन, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला हिस्सा हो गया, और ये वाला हिस्सा कहलाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई, तो इसको अपन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम निकाल रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, मैं आपको उसको नेक्स्ट पेज में बतलाता हूँ दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी दोस्तों। यदि अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और फिर भी यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर ज़रूर लाइक करें दोस्तों, इससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है, हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम आपके लिए ही ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होते हैं दोस्तों। तो ज़रूर ज़रूर लाइक करें और तुरंत शेयर भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए अब चलते हैं हम आगे। पी आई में किसका रोल होता है, पी आई के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पी आई के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक, इसकी और इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं एक बार आपको यहाँ पे पी आई लिख के दिखा देता हूँ, फिर इसी को मैं नेक्स्ट पेज में भले एक बार फिर से लिख लूँगा। तो ये 1 करके हम इसको लिखते हैं डी डैश स्क्वायर -2d डैश -3, और साथ में ये वाला आता है बेचारा, ये देखो ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सरल चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, देखो ये जो आपका यहाँ पे लिखा होता है ना, इसके हिसाब से पी आई को सॉल्व करने का मतलब पी आई के लिए जो आप ये सॉल्व करेंगे ना, वो अलग अलग तरीके से सॉल्व होता है, इस पर डिपेंड करते हैं। इसके लिए अनेक सारे नियम है कि भैया ये फंक्शन कैसा है, उस पर डिपेंड करते हैं अलग अलग नियम, साइन है कि कॉस है कि एक्स में कोई व्यंजक है, ठीक है, और या फिर एक्सपोनेंशियल यानी ई की घात वाला कोई चीज़ है, और यहाँ पे कैसा है ई की घात वाला ई वाले फंक्शन के साथ साथ आपको ये जेड वाला फंक्शन भी दिखाई दे रहा है। ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, पहले एक से निपटारा करते हैं, इसका निपटारा पहले होगा, तो ये बेचारा बाहर निकल जाएगा, ई की घात 2z
ठीक है, और ये अंदर फंसा रहेगा भी, उसका काम बाद में निपटाएंगे। ये बाहर निकलेगा, लेकिन ऐसे बाहर नहीं निकलेगा। कैसे बाहर निकलेगा बताओ? बाहर निकलेगा लेकिन यहाँ पे कुछ परिवर्तन करके। क्या परिवर्तन करके? जेड का गुणांक कितने? 2। तो यहाँ पे डी डैश में टू 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 जुड़ जाएगा। तो कैसे होगा बताइए? तो डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर है ना, तो डी डैश में 2 जुड़ करके स्क्वायर स्क्वायर होगा। ये 2 फिर डी डैश प्लस 2 और ये -3 और जेड बेचारा यहाँ पे जेड बेचारा बच रहेगा। इस जेड से भी निपटारा बाद में करेंगे। ठीक है, अब हमारा मकसद है इसको पहले सॉल्व करके थोड़ा सिंप्लीफाई करना। तो चलिए देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन करने पर क्या आएगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए दोस्तों कि यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला बताइए दोस्तों? दोस्तों बताइए फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, e की घात 2z। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब पिछले प्रश्नों के सॉल्यूशंस हैं, आप लोग देखिएगा इनके वीडियोस। ठीक है, ये देखिए, ये फिर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, फिर ये देखिए, ये देखिए, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस बहुत बेहतरीन तरीके से सरल भाषा में समझाए गए दोस्तों। ठीक है, अभी जिस प्रश्न पत्र का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, वो सेट बी है दोस्तों। ठीक है, तो जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो हम इसका फॉर्मूला देखने वाले थे। हाँ, डी डैश प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि डी डैश स्क्वायर प्लस 2 टू 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 जब 4 डी डैश प्लस 4, साथ में आएगा आपके पास क्या है? -2 डी डैश प्लस 2 टू 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 टू, ये ऐसे होगा, और साथ में कौन है? -3। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे देखो, ये चीज़ लिखी है। इसका पहले a प्लस बी का वर्ग करके लगाया गया है, फिर इसको अंदर गुणा किया गया, फिर -3। ठीक है फ्रेंड्स, यही काम मैंने वहाँ किया है, कुछ भी नया नहीं है। ये सॉल्यूशन बहुत आसान है दोस्तों। ठीक, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, उधर क्या कौन है? जेड है। e की घात 2z, आप देख सकते हैं डी डैश स्क्वायर प्लस 4 डी डैश माइनस 2 डी डैश, दैट इज 2 डी डैश, 4 4 कटेगा और -3 बचेगा, और ये हो जाएगा जेड। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सरल चीज़ें हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। और अब आप एक बात ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे जेड यानी कि हमको कोई आ, बहुपद के रूप में यहाँ पे अपने को पॉलिनोमियल दिखे या कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिखे, ऐसी स्थिति में हमको बाइनोमियल एक्सपेंशन करना पड़ता है। इसको ऊपर उठाना पड़ेगा। ऊपर उठाने के लिए हमको 1 चाहिए, या 1 नहीं है तो मैं पूरे में से -3 कॉमन निकालता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कितना गजब का काम कर रहा हूँ मैं, -3 कॉमन निकाल रहा हूँ माइनस समेत। माइनस समेत निकाल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अब अच्छा, इस सब चीज़ को मैं ऊपर पलट रहा हूँ, डी डैश स्क्वायर प्लस 2 डी डैश, और बटे में 3 आएगा बिकॉज मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, और ये 1 माइनस आएगा, और ऊपर में -1 जेड। आपको यकीन नहीं है तो आप इसको सॉल्व करके देख लो, आपको वापस इतना ही मिलेगा। भाई एलसीएम निकालोगे, 3 इधर जाएगा, ये दोनों माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों माइनस में जाएंगे, 3 इधर जाएगा, और अपॉन में 3 आएगा, वो 3 इससे कटेगा, और ये माइनस के कारण वापस उनके चिन्ह बदल के आपको वापस यही मिलेंगे। और -1 घात में इसलिए बिकॉज ये अपॉन में थे, मैंने उनको ऊपर चढ़ा दिया है ना भाई। चलिए अब अपन यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे? देखो ये किस पैटर्न का दिख रहा है, 1 माइनस यू की घात में -1। 1 माइनस यू की घात में -1 का सूत्र होता है 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। अब कितना लंबा प्रसार सूत्र है? तो ये तो अनंत लंबाई वाला प्रसार सूत्र है। अपन कितना इस्तेमाल करेंगे? उतना इस्तेमाल करेंगे जितने का काम होगा। वास्तव में डी डैश कौन है? आखिर ये जेड के सापेक्ष अवकल संकारक है ये। ठीक है, और यहाँ क्या है? सिर्फ सिंगल जेड है, यानी जेड की घात 1 है। तो जेड की घात 1 का आप कितनी बार अवकलन कर सकते हो? एक बार कर सकते हो, जेड का जेड के सापेक्ष 1 हो जाएगा। फिर 1 का दोबारा करोगे, यानी कि द्वितीय अवकलज निकालोगे तो 0 आएगा। यानी अपने को ये सूत्र इसमें लगाना तो है। देखो 1 माइनस यू पूरे की घात में -1, इसको सूत्र में मैं यहाँ लगाऊंगा, परंतु कितना लंबा खींचना है वो इस पर डिपेंड करता है। चलिए, e की घात मतलब -e की घात 2z बटे 3 हो गया। सूत्र लगा रहा हूँ 1 प्लस यू के स्थान पर मुझे मिल रहा है डी डैश स्क्वायर प्लस 2 डी डैश बटे 3, 1 प्लस यू हो गया। ठीक है, अब क्या आएगा? प्लस यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर करूँगा, है ना, यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। तो इस पूरे का स्क्वायर करूंगा तो मुझे सारे पद में डी डैश, कम से कम डी डैश स्क्वायर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मेरे को डी डैश की घात 4 भी मिलेगा, डी डैश की घात 3 भी मिलेगा, लेकिन डी डैश स्क्वायर से ऊपर के ही मिलेंगे। और ये तो डी डैश स्क्वायर को सवाल भी नहीं पाएगा, ये तो 2 बार अवकलन करने से 0 हो जाएगा। क्यों? एक बार अवकलन करोगे इसका 1 हो जाएगा, है ना भाई। इसका जब आप जेड का
जेड की घात 1 है तो इसका एक ही बार अवकलन कर सकते हैं, दोबारा तो इसका 0 हो जाएगा। तो आगे के टर्म्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुल मिला के आपको इसका निपटारा करना है जेड के साथ। ये सब चीज़ें जेड में ऑपरेट होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए माइनस ई की घात 2z माइनस ई की घात 2z बटे 3 जेड एक कम जेड प्लस, अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, डी डैश स्क्वायर को जेड से आप ऑपरेट करोगे तो 0, क्योंकि दो बार अवकलन है। डी डैश मतलब दोबारा अवकलन, सेकंड डेरिवेटिव। एक बार डेरिवेटिव में जेड के सापेक्ष मान, दोबारा में 0, तो ये खत्म। तो इधर 2/3 जो बचेगा वो है, और डी डैश जेड यानी जेड के सापेक्ष अवकलन 1, बस इसके बाद और कुछ नहीं, बाकी सारे 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास क्या बच रहा है, तो माइनस ई की घात 2z बटे 3 और z प्लस 2/3। ठीक है फ्रेंड्स, चाहो तो आप एलसीएम ले लो, तो ये जाएगा 3z प्लस 2, तो 3z प्लस 2, ये देखिए 3z प्लस 2 बटे 3, और 3 पहले से तो 9, ठीक है, और माइनस सामने निकाल देता हूँ, और एक की घात 2z। अब आप सब लौटा दीजिए किसको किसको क्या माने हैं, तो ये आपका हुआ -3z मतलब log x प्लस 2 बटे 3, और साथ में e की घात 2z यानी एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपने e की घात z को x माना, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देख लीजिए यही आपको दिख रहा होगा कहाँ, ऑप्शन ए में। देख लीजिए फ्रेंड्स, वही है कि नहीं भाई। आप इसको 3 को वो निकालेंगे ना, क्या बोलते हैं एलसीएम, तो ये 3 log x प्लस 2/3 आएगा, वो 3 3 9 तो हो ही जाएगा ना। तो कुल मिला के यही चीज़ आई है दोस्तों, ये देखो, यकीन नहीं हो तो यही देख लो। 2 यहाँ इस तरफ लिखा है, 3 log x इस तरफ लिखा है, बटे में 3 है, सॉरी 3 का है को भैया 9, सॉरी लिखने में मिस्टेक हो गया था, 9। ठीक है फ्रेंड्स, हड़बड़ी में गड़बड़ी, ठीक। तो ये हड़बड़ी में गड़बड़ी यहाँ एक बार चल भी जाए, परंतु एग्ज़ाम में ना चले, क्योंकि एग्ज़ाम में चले तो फिर सवाल कैसे सही बनेगा। तो वहाँ पे आपको पूरी तरीके से अलर्ट होकर के, पूर्णतः सजग भाव से आपको प्रश्नों के सॉल्यूशन करने दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है दोस्तों, यही आपका पीआई है। और कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे मिलता है बताऊँ, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। तो सी एफ अपन जो निकाले हैं पिछले पेज में, आप देख सकते हैं ये वाला, और पी आई जो अपन निकाले हैं वो ये वाला, उनको आप जोड़ जाड़ के लिखेंगे तब आपको ये कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, और इस तरह से ये सवाल बन जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो जरूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों, मैथ्स की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें। चैनल पर आपको नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर एग्जाम इत्यादि एग्जाम सहित आपको सभी अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको संपूर्ण वीडियो सीरीज मिल जाएगी। तो जरूर देखिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर इस चीज़ से आपको लाभ मिल रहा है तो आपको ये चाहिए कि आप औरों तक शेयर करें, उनकी भी मदद करें दोस्तों, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।